अब बेटा हम लोग मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिए थे। मेल के बारे में जाने थे, फीमेल के बारे में जाने थे। अब हम लोग जानेंगे फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ होती है, तो उनके बारे में एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बात आती है, मैंने एक टर्म लिखा है हेडिंग डाली फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। उसमें मैंने एक शब्द लिखा है फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवम फॉर्म जाइगोट। मतलब कि इस एग का, मतलब कि एग का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस मिल जाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्योंकि ये दोनों मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं और उस प्रोसेस को फर्टिलाइज, प्रोन्यूक्लियाई क्यों बोला, अभी वो चीजें भी आएंगी। उसके बाद कुछ नोट डाल के पॉइंट लिखे हैं। बच्चे इन नामों में कंफ्यूज होते हैं, कहीं कहीं सब सिनगेमी लिखा रहता है, कहीं प्लाज्मोगेमी, कहीं कैरियोगेमी, कहीं एम्प्टी मिक्सिंग। इनका चारों का मतलब क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो सिनगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट अगर मिल रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगेमी। दूसरा है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मो से याद रखना प्लाज्मा, प्लाज्मा मतलब साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के मिलने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। साइटोप्लाज्म का मिलने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। उसके अलावा अगर हम लोग देखें कि आपका, उसके बाद बेटा मैंने बोला कि पहला शब्द बोला सिनगेमी। सिनगेमी क्या है, अगर मेल और फीमेल गैमीट मिल रहा है तो सिनगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या है, अगर साइटोप्लाज्म मिल जा रहा है, अगर क्या हो जा रहा है स्पर्म और ओवम दोनों की साइटोप्लाज्म मिल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी क्या बोलते हैं, अगर न्यूक्लियाई मिल रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी बोलेंगे। और एम्फी मिक्सिंग क्या है, अगर क्रोमोसोम मैच कर रहा है, मिल रहा है, तो ये मतलब हर चीज लगभग एक ही चीज है, मगर थोड़ा थोड़ा माइक्रो अंतर है। इसलिए याद रखना कहाँ पे गैमीट मिल रहा है, कहाँ साइटोप्लाज्म मिल रहा है, कहाँ पे न्यूक्लियाई मिल रहा है और कहाँ पे क्रोमोसोम मैच कर रहा है। ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगी। अब बात आती है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उनमें क्या क्या चीज होती है। तो पहली प्रोसेस जैसे मैंने लिखा कैपेसिटेशन। क्या शब्द लिखा, आखिरकार कैपेसिटेशन क्या होता है। कैपेसिटेशन से याद रखना कैपेसिटी या कैप, सिर में जो कैप लगाते हैं। तो आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा, स्पर्म में आपने देखा एक्रोसोम मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल की लेयर होती, कैप होती। तो जब ये एग को फर्टिलाइज करने जा रहा होता है, एग को इसे फर्टिलाइज करना होता है, तो इसकी एग को फर्टिलाइज करने के लिए जो तैयारी है वो क्या कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है। तो सिंपल सी बात है कि स्पर्म को काम करना है एग पे जाके, तो ये अपने ऊपर से कैप को हटाएगा जिससे कि केमिकल रिलीज हो सके। तो कोलेस्ट्रॉल के कैप रिमूव हो जाएगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयन की, स्पर्म के रीजन में कैल्शियम आयन की एंट्री होने से क्या होगा, स्पर्म एक्टिवेट हो जाएगा। और स्पर्म इस तरीके से आपको मालूम होगा चलता है, उसको बोलते हैं बिप्टेल मूवमेंट। मतलब कि स्पर्म का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिप्टेल मूवमेंट। तो कैपेसिटेशन क्या है, सिंपल सी बात है, कैपेसिटेशन वो प्रक्रिया है जिसमें स्पर्म अपने आप को तैयार करता है एग को फर्टिलाइज करने के लिए, अपने अंदर जो कैपेसिटी डेवलप करता है उसको कैपेसिटेशन कहेंगे, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का कैप हट जाता है, कैल्शियम एंट्री कर जाता है और बिप्टेल मूवमेंट फास्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा मैंने बोला एक्रोसोमल रिएक्शन। अब आपको मालूम है कि कैपेसिटेशन हो गया, तो एक्रोसोम, एक्रोसोम एक एंजाइम का रिलीज करेगा हाइलोरोनेडेज। देखो एक्रोसोमल रिएक्शन में मैंने तीन बातें लिखी, हाइलोरोनेडेज, सीपीयू और जोनालाइसिन या एक्रोसिन। इनको समझिए। होता क्या है, सबसे पहले मैंने लिखा हाइलोरोनेडेज। हाइलोरोनेडेज का क्या मतलब है, हाइलोरोनेडेज का मतलब है बेटा, आपको मालूम होगा ओवम का स्ट्रक्चर याद करो तो जोना पेलुसिडा था, और जोना पेलुसिडा के चारों तरफ मैंने कोरोना रेडिएटा लेयर बताई थी। जो कोरोना रेडिएटा लेयर थी उसकी सेल्स आपस में चिपकी हुई थी। एक एंजाइम था जिसका नाम था हाइलोरोनिक, सॉरी, एक केमिकल था जिसका नाम था हाइलोरोनिक एसिड। मतलब कि जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स हैं, मैं अगर यहाँ पे एक चीज बना दूं, आप लोग ध्यान से समझ लेना कि ये मैंने इस तरीके से बनाया था, ये हो गया, ये जोना पेलुसिडा हो गई मान लीजिए, ठीक है, ये क्या हो गई, जोना पेलुसिडा हो गई। और जोना पेलुसिडा के आसपास ये क्या क्या कर दिया मैंने, ये मान लीजिए कोरोना रेडिएटा कर दिया। क्या कर दिया, कोरोना रेडिएटा लेयर कर दी। ठीक है। जब मैंने यहाँ पे कोरोना रेडिएटा लेयर कर दी तो आपको मालूम होगा कि स्पर्म इस तरीके से, मैं एक और मार्कर ले लेता हूं। तो अगर हम लोग बात करें कि स्पर्म अगर इस तरीके से, ये मैंने कौन सी लेयर बना दी, ये मैंने आपने देखी, तो ये कौन सी लेयर थी, कोरोना। ठीक है।
अब यहाँ से जब स्पर्म एंट्री करता है, स्पर्म क्या करेगा, यहाँ से स्पर्म एंट्री करता है तो स्पर्म को, और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बना दिए। क्या बना दिए, कॉर्टिकल्स ग्रेन्यूल्स। तो ध्यान से समझना, स्पर्म जब एंट्री करता है तो ये बाहर की जगह खाली होनी चाहिए, यहाँ पे स्पेस बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, बननी चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोरोना रेडिएटा की, जो कोरोना रेडिएटा की सेल है, ये अपने आप में एक दूसरे से चिपकी रहती है हाइलोरोनिक एसिड के द्वारा। तो सबसे पहले एक्रोसोम हाइलोरोनिडेज एंजाइम का सिक्रीशन करेगा। हाइलोरोनिडेज एंजाइम क्या करेगा, हाइलोरोनिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब हाइलोरोनिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा तो सेल्स क्या हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी, स्पर्म को अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा। फिर स्पर्म अंदर पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या होता है, जो जोना पेलुसिडा लेयर होती है, इस पे पाए जाते हैं रिसेप्टर। ध्यान से प्रोसेस समझ लो, फिर एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए। स्पर्म आया, यहाँ अटैच हुआ, कहाँ पे अटैच हुआ, कोरोना रेडिएटा लेयर पे। कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स थी एक दूसरे से चिपकी हुई थी, किसके द्वारा, हाइलोरोनिक एसिड के द्वारा चिपकी हुई थी। तो ये क्या करता है, हाइलोरोनिडेज एंजाइम का सिक्रीशन करता है स्पर्म एक्रोसोम एरिया से। तो क्या होगा कि हाइलोरोनिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लेता है हाइलोरोनिडेज एंजाइम, जिससे सेल्स दूर दूर हो जाती है, इस पर अंदर एंट्री कर जाता है। इस पर अंदर एंट्री करेगा तो जोना पेलुसिडा लेयर आएगी। जोना पेलुसिडा लेयर पे पाए जाते हैं जोना पेलुसिडा रिसेप्टर। वो रिसेप्टर इसको पकड़ेंगे और अंदर लिए चले जाएंगे। अब यार एक स्पर्म एंट्री कर गया, पर हमें तो बहुत सारे स्पर्म की एंट्री दूसरे स्पर्म में एंट्री कर सकते हैं, तो उनकी एंट्री को हमें क्या करना है, रोकना है। उनकी एंट्री को कैसे रोका जाएगा, ये चीज भी जान लीजिए। उनकी एंट्री रोकने का तरीका है, क्या तरीका है बताओगे आप, सिंपल सी बात है। उनकी एंट्री रोकने का तरीका बेटा एक यही है कि ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनसे अंदर ले जाने का काम कौन कर रहा था, जोना पेलुसिडा कर रहे थे। तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से जो केमिकल रिलीज होता है वो जाता है जोना पेलुसिडा रिसेप्टर को तोड़ देता है, जिससे कि दूसरे स्पर्म को अंदर ना लाए। पेरीविटेलाइन जो स्पेस होती है उसमें फ्लूइड भर जाता है और इस कारण से रास्ता पूर्णतः बंद हो जाता है, जिससे कि दूसरा स्पर्म अंदर एंट्री ना करे। तो यहाँ पे पहला तो आपको समझ में आया, हाइलोरोनिडेज एंजाइम का क्या काम है। हाइलोरोनिडेज एंजाइम का काम होता है हाइलोरोनिक एसिड को एब्जॉर्ब करके सेल्स को अलग अलग कर देना, जिससे कि रास्ता बन जाए। दूसरा है सीपी। सीपी का मतलब होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। क्या होता है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, मतलब कि कोरोना रेडिएटा लेयर को क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। और तीसरा है जोना लाइसिन या एक्रोसिन। क्या बोलेंगे, जोना लाइसिन या एक्रोसिन। ये आपका क्या करेगा, जोना पेलुसिडा लेयर को डिसॉल्व करके स्पर्म को अंदर जाने में हेल्प करेगा, या कह सकते हैं उसके बाद कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की ये प्रोसेस शुरू होगी। तो ये चीजें तीनों क्लियर हो गई आपको, कहीं पे कोई दिक्कत हो जल्दी बताओ, नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद देखो डिपोलराइजेशन ऑफ, अब क्या होगा, स्पर्म चला गया उससे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या हो जाएगा, डीप। देखो आपको बहुत अच्छे से मालूम, कोई भी रिएक्शन आप नर्वस सिस्टम में पढ़े हो, कोई भी रिएक्शन की शुरुआत होती है तो वो डीपोलराइजेशन से ही होती है, रेस्टिंग फेज से नहीं होती। एक्शन पोटेंशियल वहां पे जनरेट होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन हो जाता है। अब एक शब्द लिखा है मैंने, फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। फैगोसाइटोसिस का मतलब ये नहीं है कि स्पर्म को खत्म कर दिया गया, स्पर्म एग के अंदर चला गया। तो देखने में तो लगता है ना जैसे एग ने स्पर्म को खा लिया, पूरा स्पर्म ही इस एग के अंदर एंट्री करता है। बाद में आपका ये टेल वगैरह हट जाती है, खत्म हो जाती है, पर पहले पूरा स्पर्म ही हम लोगों के केस में एंट्री करता है। तो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म का मतलब है स्पर्म एग के अंदर चला गया, ऐसा नहीं हुआ कि स्पर्म को एग ने खा लिया। उसके बाद मैंने बोला कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या हुआ, सिंपल सी बात है, एक स्पर्म चला गया, दूसरा स्पर्म एंट्री ना करे, पॉलीस्पर्मी ना हो। इस कारण से क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या हो जाए, केमिकल रिलीज होगा, वो जोना पेलुसिडा को रिसेप्टर को तोड़ देगा और उसके अलावा वहां पे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना दी जाएगी, जिससे कि क्या हो, दूसरा स्पर्म एंट्री ना करे। उसके बाद एक पॉइंट मैंने लिखा है ओवम और स्पर्म। हाँ, कभी कभी होता क्या है कि एक बात हम लोग इतनी सारी बातें डिस्कस कर लिए, पर आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे एनिमल्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। मान लो पानी है, नदी है, तालाब है, कुछ भी, वहां पे फ्रॉग भी रह रहा, मछली भी बाहर एग पास कर रही और फ्रॉग भी बाहर एग पास कर रहा है, मछली भी स्पर्म बाहर पास कर रही है, फ्रॉग भी। पर ऐसा क्या होता है कि मछली का स्पर्म फ्रॉग के एग को फर्टिलाइज नहीं करता है, फ्रॉग का स्पर्म मछली के एग को फर्टिलाइज नहीं करता। ऐसा क्यों होता, तो उसका रीजन होता है स्पर्म से एक केमिकल सिक्रीट होता है जिसको बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग, और इससे ओवम से एक केमिकल सिक्रीट होता है जिसका नाम होता है फर्टिलाइजिंग।
ओवम कैसे, जब स्पर्म ओवम से अटैच होगा तो स्पर्म एंटी फर्टिलाइजिंग केमिकल सेक्रेट करता है, ओवम फर्टिलाइजिंग से, तो एंटी फर्टिलाइजिंग और फर्टिलाइजिंग जब मिलते हैं, अगर ये मैच कर जाते हैं तो रिएक्शन न्यूट्रल हो जाएंगे, उसके बाद आगे की जो इतनी प्रोसेस बताई ये शुरू होती है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखना कि आखिरकार दूसरे का स्पर्म दूसरे के एग को क्यों फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। उसके बाद आपको मैंने बताया, फिर एक मैंने लिखा सेकेंड पोलर बॉडी या सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन कंप्लीट। आपको याद होगा हम लोग ह्यूमन के केस में एक स्पेशल बात थी कि ह्यूमन के केस में स्पर्म तो बन रहा था, आपको सॉरी ह्यूमन के केस में स्पर्म जब तक एग के अंदर एंट्री नहीं कर रहा था, स्पर्म एग के अंदर जब तक एंट्री नहीं कर रहा था, मतलब कि तब तक एग का नाम केवल सेकेंडरी oocyte था। आपको मालूम है सेकेंड मियोटिक डिवीजन रुक गया था, और जब स्पर्म एंट्री मारता मेटाफेज स्टेज में, याद आ रहा होगी वो बात है जब oogenesis हम लोग पढ़े थे, ध्यान दो, मेटाफेज स्टेज में वो रुक गया था डिवीजन। उसके बाद क्या हुआ था, जब स्पर्म एंट्री मारता है तभी एग कहलाता है, ओवम कहलाता है, उसके पहले वो सेकेंडरी oocyte ही कहलाता है। तो यही चीज है सेकेंड पोलर बॉडी सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट। उसके बाद ये प्रोसेस क्या होगी, प्लाज्मो कैरियोगैमी, एम्फी मिक्सिस, ये सारी प्रोसेस होती हैं। उसके बाद चीजें आगे बढ़ती है। तो इतना आप लिखो, फिर मैं इसके एम्फी प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, एम्फी मिक्सिंग, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दी, तो ये प्रोसेस होगी। इसके बाद जो आगे की बातें हैं वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ, पहले आप बेटा इतना लिख लो, है ना, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन में हम लोग कुछ आगे का देखें, जैसे आपको मालूम होगा कि ये स्पर्म हो गया और ये क्या हो गया, एग हो गया, ठीक है। स्पर्म हो गया, स्पर्म क्या सिक्रेट करेगा, एंटी फर्टिलाइजिंग, क्या सिक्रेट करेगा, एंटी फर्टिलाइजिंग, ठीक है। इसने क्या सिक्रेट किया, एंटी फर्टिलाइजिंग, और एग ने क्या सिक्रेट किया, फर्टिलाइजिंग। स्पर्म ने एंटी फर्टिलाइजिंग सिक्रेट किया, उसने क्या किया, फर्टिलाइजिंग सिक्रेट किया। तो रिएक्शन कैसी हो गई, न्यूट्रल हो गई। जब रिएक्शन न्यूट्रल हो गई तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे अब वो आपका जो स्पर्म है वो अब रिएक्शन वो हो गई, न्यूट्रल हो गई, तो स्पर्म क्या करता है, एक्रोसोम एंजाइम का हाइलोरोनेडेज एंजाइम, ये रिएक्शन क्या हो गई, न्यूट्रल हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, स्पर्म क्या सिक्रेट करेगा, जल्दी बताओ, स्पर्म सिक्रेट हाइलोरोनेड एंजाइम विच एब्जॉर्ब हाइलोरोनिक एसिड, ठीक है ना। स्पर्म क्या करेगा, सिक्रेट हाइलोरोनेडेज एंजाइम या फिर क्या बोलेंगे, स्पर्म लाइसिन, इसी को क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन विच डिसॉल्व एग मेम्ब्रेन, जो कि एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करता है, या वो क्या करेगा, विच एब्जॉर्ब हाइलोरोनिक एसिड ऑफ कोरोना रेडिएटा, हाइलोरोनिक एसिड ऑफ कोरोना रेडिएटा, और कोरोना रेडिएटा की सेल्स दूर दूर हो जाएंगे, स्पर्म क्या कर जाएगा, एंट्री कर जाएगा। तो ये बात हो गई। अब होता क्या है, जैसे स्पर्म कहां से एंट्री करेगा ये चीज भी जान लो। जैसे ये मैंने एग मेम्ब्रेन बनाई, ये हो गया, और इस तरीके से पहले तो आपको देखें, ये कोरोना रेडिएटा की सेल्स हो गई, ये क्या हो गई, कोरोना रेडिएटा की सेल्स हो गई। तो ये कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी, और स्पर्म इस रास्ते से क्या होगा, स्पर्म जो है इस रास्ते, ये हाइलोरोनिक उनको एब्जॉर्ब कर देगा। किसको एब्जॉर्ब कर देगा, हाइलोरोनिक एसिड को एब्जॉर्ब कर देगा, जिस कारण से क्या हो जाएगा, स्पर्म अंदर एंट्री करेगा, मतलब कि ये एग हो गया, और इसके हुए एग के ऊपर क्या हो जाएगा, इस तरीके से एग के ऊपर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन। इसे क्या बोलेंगे, कोन ऑफ रिसेप्शन बोलते हैं, ठीक है। स्पर्म कहां से एंट्री करेगा, स्पर्म एंट्री करने वाला जो जगह होती है उसको बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन बोलते हैं। यहां से स्पर्म एंट्री करेगा कोन ऑफ रिसेप्शन के द्वारा।
अब इसके बाद नेक्स्ट केस क्या होगा, नेक्स्ट केस ये हो जाएगा कि आपका पॉलीस्पर्मी ना हो, इस कारण से क्या होता है नेक्स्ट स्पर्म एंट्री ना करे, इसलिए यहाँ पे क्या बनता है आफ्टर। अगर हम लोग बात करें यहां से, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ एग मेम्ब्रेन some fluids comes out from egg and filled into perivitelline space और ये क्या है पेरीविटेलाइन स्पेस में भर जाएगा एंड स्टॉप पॉलीस्पर्मी और ये क्या करता है पॉलीस्पर्मी को रोक देता है। इसके बाद क्या चीज हो गई, ये तो हो गई। अब स्पर्म एंट्री कैसे करता है, कैसे आपका पाथ बनता है मिलन, उसका स्पर्म पाथ क्या होता है, आपका स्पर्म पाथ क्या होता है, पेनिट्रेटिंग पाथ क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इसका पाथ बनता है वो मिलेनिन के ग्रेन्यूल्स के कारण बनता है। किस कारण से बनता है, मिलेनिन के ग्रेन्यूल्स के कारण बनता है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आखिरकार कैसे बनता है। पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, हम लोग जो बात कर रहे थे, मैंने कहा कि स्पर्म इस तरीके से यहाँ पे आफ्टर डिसोल्यूशन के आगे की प्रोसेस किस तरीके से हो गई। तो जैसे ये चीज हो गई, इतना हो गया। इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे होता क्या है, नेक्स्ट बात ये आती है कि आपका ये चीज तो हो गया, उसके आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ एग मेम्ब्रेन सम फ्लूइड्स कम्स आउट फ्रॉम द एग एंड फिल्ड इनटू द पेरीविटेलाइन स्टेप एंड स्टॉप। इसको क्या करेगा, पॉलीस्पर्मी को रोक देगा। उसके बाद क्या होगा, अब देखना, ध्यान देना कि किस तरीके से स्पर्म जानता है। ये मान लीजिए एग हो गया, ठीक है, और एग के अंदर स्पर्म एंट्री करता है। स्पर्म इस रास्ते से मान लीजिए स्पर्म एंट्री किया, मैं आपको दिखाता हूं। ये मान लीजिए स्पर्म एंट्री किया, स्पर्म एंट्री करने का काम क्या है, ये है स्पर्म इस रास्ते से मान लीजिए एंट्री किया, फिर स्पर्म क्या होता है 180 के एंगल पे मुड़ जाता है। क्या होता है, 180 के एंगल पे मुड़ गया। पहले स्पर्म यहाँ एंट्री किया और फिर क्या हुआ, इस रास्ते में मुड़ गया। ये मान लीजिए स्पर्म का न्यूक्लियस है, तो इसको क्या बोलेंगे, स्पर्म प्रोन्यूक्लियाई। यहाँ पे ये एग का न्यूक्लियस हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे, एग प्रोन्यूक्लियाई, और इसको क्या बोलेंगे, स्पर्म प्रोन्यूक्लियाई, एग प्रोन्यूक्लियाई। दूसरा क्या होगा, स्पर्म प्रोन्यूक्लियाई। ये जहां पे मिलते हैं, जिस पाथ पे मिलते हैं, ध्यान देना, स्पर्म जहां से एंट्री कर रहा है इसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पाथ। क्या बोलते हैं, पेनिट्रेटिंग पाथ। कौन सा रास्ता है, पेनिट्रेटिंग पाथ। तो जहां पे स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस मिल रहा है, इसको बोलते हैं कॉप्यूलेटरी पाथ। क्या बोलते हैं, कॉप्यूलेटरी पाथ। तो अगर हम लोग देखें स्पर्म ने कितना रास्ता तय किया, तो स्पर्म ने रास्ता तय किया, यहां से गया, यहां से गया, तो स्पर्म पाथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पर्म पाथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेनिट्रेटिंग पाथ प्लस कॉप्यूलेटरी पाथ। क्या हो जाएगा, स्पर्म पाथ इक्वल टू क्या होगा, स्पर्म का रास्ता क्या होगा, स्पर्म पाथ इक्वल टू हो जाएगा पेनिट्रेटिंग पाथ प्लस कॉप्यूलेटरी पाथ। तो इस तरीके से आप लोग याद रखना कि स्पर्म पाथ क्या होगा, पेनिट्रेटिंग पाथ प्लस कॉप्यूलेटरी पाथ को हम लोग स्पर्म पाथ बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। हाँ, एक चीज और आती है कि क्वेश्चन पूछा जाए ये पाथ बनता किस कारण से होता है, तो ये बनता है मिलेनिन के ग्रेन्यूल्स के कारण बनता है। किस कारण से बनता है, मिलेनिन। जैसे पहले की कहानी आप देखो, राजा महाराजा लोग चलते थे, एक हाथ में उन्होंने यहाँ चद्दर लपेट दिया, ऐसे पीछे कुछ बांध दिया, चल रहे हैं, पता चला वो आगे जा रहे, तो पीछे से वो उनका जो चद्दर यहाँ पे बंधा होता था उससे सफाई होती रहती थी। कर्मचारी मतलब कितना बदमाश था, राजा कितना उल्लू बनाते थे, यहाँ बांध देते, यहाँ बांध देते, और ऐसे चला था राजा, ऐसे चलता था, एक हाथ में तलवार पकड़ दी, कार्टून बना देते थे। राजा साहब चले जा रहे, पता चला सफाई, पीछे मुड़ के देख ही नहीं पा रहे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे कहूं कि जहां जहां आगे आगे आप जाओगे, तो पीछे पीछे, जैसे आगे आगे राजा जाता था तो पीछे पीछे सफाई होती जाती थी, निशान बनते जाते थे। ऐसे ही इसके अंदर, एग के अंदर जो मिलेनिन पाया जाता है, मिलेनिन के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, वो स्पर्म के पीछे पीछे चलते हैं। तो स्पर्म जैसे आगे आगे बढ़ेगा तो पीछे पीछे वो चलेंगे, तो उसके कारण से उसके निशान बने रहते हैं, वो कंडीशन जिस कारण से पाथ नजर आता है। तो आपको स्पर्म पाथ या कॉपुलेटरी पाथ क्लियर हो गया। स्पर्म पाथ कहाँ है,
पूरा पार्ट पेनिट्रेटिंग पार्ट और कॉपुलेटरी पार्ट को मिलाकर बोलेंगे। पेनिट्रेटिंग पार्ट कहाँ है, जहाँ से स्पर्म एंट्री करता है। अब कुछ बात हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक नोट डाल के मैं आपको बताता हूँ, वो हमारे कोर्स में तो नहीं पर फिर भी जान लो। एक शब्द होता है ग्रे क्रीसेंट। क्या शब्द होता है, ग्रे क्रीसेंट। आखिरकार ये ग्रे क्रीसेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ग्रे क्रीसेंट में क्या क्या क्वेश्चन पहले बंद आजकल तो नहीं आता है, फिर भी बस मैं आपको बता दे रहा हूँ आखिरकार ग्रे क्रीसेंट होता क्या है। ग्रे क्रीसेंट के बारे में आप लोग जान लीजिए। जैसे होता क्या है, मैं आपसे एक बात कहूँ, बात ये आती, अभी मैंने बोला कि जो मेलानिन के ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्म के पीछे पीछे चलते हैं। आपने कहा बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर, ठीक है। दूसरी बात आती है कि स्पर्म, आपका जो स्पर्म है उसको देखो तो वो रोटेट होता है कि नहीं होता, पहले सीधा गया फिर 180 पे मुड़ गया, इस तरीके से स्पर्म रोटेट भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एक्चुअली क्या है, ग्रे क्रीसेंट पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, ग्रे क्रीसेंट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आप आंसर दोगे ग्रे क्रीसेंट का फॉर्मेशन हमेशा जहां से स्पर्म होता है उसकी उल्टी साइड में देखा गया है, अपोजिट डायरेक्शन में देखा गया है। ग्रे क्रीसेंट फ्रॉग के केस में देखा जाता है, ह्यूमन के केस में नहीं देखा जाता है। तो हम लोग ग्रे क्रीसेंट के बारे में अगर देखें, ध्यान देना, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ग्रे क्रीसेंट। ग्रे क्रीसेंट क्या होता है, तो ग्रे क्रीसेंट पहले समझ लीजिए फिर हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये एग हो गया, ठीक है, ये एग हो गया, एग के अंदर स्पर्म इस तरीके से एंट्री करता है और इसके अंदर क्या है, ये मेलानिन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, ये मेलानिन भरा हुआ है, मेलानिन के ग्रेन्यूल्स भरे हुए हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, मेलानिन के ग्रेन्यूल भरे हुए हैं, ओके। अब होता क्या है कि स्पर्म यहां से एंट्री किया, स्पर्म एंट्री करता है और स्पर्म ऐसे एंट्री करके और ऐसा चला जाता है, चला जाता है। तो जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म इसके पीछे पीछे चलते, तो ये जो स्पर्म थे वो ऐसे घूमेंगे, ये जो स्पर्म थे वो क्या हो गए, यहां से मैं हटा देता हूं। स्पर्म जो था बेटा, स्पर्म क्या हुआ, स्पर्म यहां से, अब स्पर्म का भी रोटेशन कैसा हो गया, ऐसे हो गया, तो यहां से स्पर्म चल के क्या हुआ, स्पर्म चलते हुए इसके यहां से स्पर्म यहां की ओर चले, स्पर्म भी कहां चल रही है, स्पर्म भी एग के पीछे पीछे चल रहा है, तो इस तरीके से स्पर्म रोटेट हो रहा है। तो इतनी जगह क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। ये क्या हो जाएगी, ये चूंकि ये मेलानिन के जो ग्रेन्यूल्स है वो तो यहाँ की ओर रोटेट करेंगे, इस तरफ रोटेट करेंगे, तो कुछ जगह खाली हो जाती है, जहां से मेलानिन के ग्रेन्यूल हट जाते हैं वो जगह ग्रे कलर की नजर आती है, तो उसे बोलते हैं ग्रे क्रीसेंट। क्या बोलते हैं, उसे बोलेंगे ग्रे क्रीसेंट बोलते हैं। तो ग्रे क्रीसेंट का फॉर्मेशन हमेशा कहां पे होता है, तो ग्रे देखा गया है, ग्रे क्रीसेंट फाउंड इन केस ऑफ फ्रॉग, इसका फॉर्मेशन कहां होता है, फॉर्मेशन अकर्स अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्पर्म एंट्री। कहां पे होता है, फॉर्मेशन अकर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्पर्म एंट्री, स्पर्म की एंट्री के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। स्पर्म एंट्री जहां से स्पर्म एंट्री कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा ग्रे क्रीसेंट का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन पूछा जाए स्पर्म पार्ट किस कारण से बनता है, मेलानिन ग्रेन्यूल्स का, ग्रे क्रीसेंट क्या होता है, तो आप बता पाओगे, ठीक है, लिख लो। फ्रॉग में आता है, हम लोग में ऐसा है नहीं, इसके बारे में पूछा नहीं जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट बार डिस्कस करते हैं।